सो हे गाइस, मैं कौशिक वेलकम अनदर वे एंड आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं तुम्हारे क्लास 10th आईसीएसई हिस्ट्री का इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। आई थिंक चैप्टर नंबर 9 है मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स में। बाकी आईसीएसई का ऐसा ही है यार, कोई पर्टिकुलर बुक है ही नहीं, किसी स्कूल में कोई बुक फॉलो होती है, किसी में कोई, बट बेसिक सिलेबस सेम है। हम आईसीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और फॉर रेफरेंस एक आधी बुक रखी है मैंने, बट उसको मेन टॉपिक्स तुम्हारे ये कवर होंगे। इनके बीच में काफी सब टॉपिक्स हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे, बट मेनली तुम्हारा यही है आज की वीडियो का टॉपिक। सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। करें कर ही देते। सब यहाँ पे बच्चे पता क्या गलती करते हैं कि शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे इवेंट्स दैट लेड टू द कैबिनेट मिशन, ये वो। अब ये तो ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है, असली चैप्टर यहाँ से ही शुरू हो रहा है। पर बच्चे क्या करते हैं, ये जो मेन जो पहली वाली पैराज होते हैं ना, इन्हें छोड़ देते हैं कि ये क्या ही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली कुछ नहीं आता इसमें से, लेकिन जो तुमने पिछला चैप्टर पढ़ा और तुमने ये चैप्टर पढ़ रहे हो, इसमें रिलेशन क्या है वो यही पैरा समझाता है। तो इसे पढ़ना आई थिंक पर्सनली मेरा पॉइंट है कि ज़रूरी है। एक बार पहली बार जब पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली पढ़ो। क्यों? इससे तुम्हें पता लगता है भाई, हमने देखो रट्टे मारने के लिए तो तुम इस चैनल पर आए भी नहीं। अगर आए हो तो फिर तो किताब से कर लो, मैं रट्टे तो लगाता नहीं। तुम कहानी समझने आए हो, मैं तुम्हें समझा के इतना के रेडी कर दूंगा, एग्जाम में आंसर लिखने आने चाहिए। एग्जाम आंसर लिखा होगे तुम, ठीक है। अब इंग्लिश नहीं आती, उस पर मैं इंग्लिश पर थोड़ी अलग वीडियो चलूंगा कि आंसर फ्रेम कैसे करें, ठीक है, मतलब दिमाग में है पर लिखें कैसे, वो अलग वीडियो देखेंगे। बट अभी के लिए पहला पैरा पहले पढ़ लेते हैं किताब से डायरेक्ट। विद द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन अप्रैल 1945। अब तुम कहोगे भैया ये आया कहाँ वर्ल्ड कप? पहले हम आईएनए के बारे में पढ़ रहे थे, वर्ल्ड कप वर्ल्ड वॉर, ठीक है, पहले आईएनए के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हारा खत्म भी हो गया वर्ल्ड वॉर। तो देखो अब ना हम पहले इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है, अगला चैप्टर भी तुम्हारा इंडिया पे ही होगा आई थिंक। नहीं तो यहाँ तक क्या था, इंडिया 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 को इंडिपेंडेंस कैसे मिला। अब दुनिया में क्या चल रहा है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है, वो तुम्हारा अगले से शुरू होगा, वो अगला यूनिट, ठीक है, उस पर हम वीडियोस डालेंगे डेफिनेटली। पर अभी ये खत्म करते हैं, ठीक है। तो जो बीच में स्किप हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह, टेंशन ना लो, 3-4 चैप्टर आगे पढ़े हैं, वो एक एक चीज़ तुम्हें समझा देंगे। सो 1945 में खत्म हुआ, ठीक है, अप्रैल में। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंटर्ड अ न्यू फेज। This phase was an extremely difficult and uneasy one. The memories of the second serious disturbances during the Quit India movement were still fresh. The failure of the INA was an unfortunate end to a heroic phase, and the Muslim League had stepped up its demand for partition. It was in the tense situation that the Viceroy Lord Wavell, who succeeded Lord Lilliencoe in October 1943, took a number of measures to ease the situation. First, he had to break the deadlock persisting in the registration of the Congress ministries in 1939. Second, he had to create an Edinburgh conductive for talks. क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं बेसिकली कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ ना, इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था बहुत देर से चल रहा, एक नई फेस में आ गया, ठीक है, मतलब काफ़ी वो हो गया। जैसे हमने पिछली वीडियो में क्विट इंडिया मूवमेंट, पिछली वीडियो में आई थिंक क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने नहीं देखी है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अगर याद रहा तो, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी कांग्रेस और मतलब कांग्रेस उस टाइम में मेन पार्टी थी, इसलिए कांग्रेस और जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग भी हो गई थोड़ी बहुत कह सकते हैं, उनका भी यही चीज़ सेम चल रही थी। और जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक डेडलॉक बन गई थी, उनकी आपस में बन नहीं रही थी, ठीक है, मतलब बन तो शुरू से ही नहीं रही, ठीक है, वो अब हम पे राज कर रहे हैं, हम क्यों ही बनाएंगे उनके साथ। पर एक होता है ना कि बातचीत करके कुछ चीज़ें निकल रही हैं, बातचीत बंद, बिल्कुल वो चीज़ पहुंच गई थी इस स्पेस पे। तो क्या हुआ वहाँ पे, इतना ज़्यादा ऊपर से वो वर्ल्ड वॉर वगैरह का भी दिक्कत हो गई। मतलब ऑल्दो ब्रिटिश हारे नहीं थे, ठीक है, आगे आएगा तुम्हें, अब मैं अगर गलत हुआ इस चीज़ में बहुत जुतियाँ पड़ेगी, नहीं हारे थे, ठीक है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर कहीं भी, और मतलब जो भी करेगी, चाहे जीते चाहे हारे, उसमें डैमेज तो होगा ना। सो या वो एक चीज़ थी। एंड क्या किया, अब लॉर्ड वेवल जो आए थे 1943 में, जिन्होंने सक्सीड किया था लॉर्ड लिलिंथगो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, वेवल इतना कोई नहीं पूछता पेपर में। टुक अ नंबर ऑफ मेजर्स। अब क्या क्या किया, पहला एक डेडलॉक को कोशिश करी कि मैंने तुम्हें कहा ना कांग्रेस वालों के साथ, दूसरा कि बातचीत हो सके, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलीज द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब कमेटी जो कांग्रेस के मेंबर्स बाहर भी हैं, वो क्यों ही बात करेंगे जब उनके साथी तुमने जेल में बंद करके रखे हैं। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या कहा कि हम निकाल लेते हैं। तो वो चीज़ द मेन प्रपोजल अंडर द वेवल प्लान उन्होंने निकाला, ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया इन द लॉन्ग रन, ड्राफ्टिंग इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने एक वेवल प्लान निकाला कि हम एक इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। सुनना अच्छे से, इंडिया को हम एक डोमिनियन स्टेटस होता है, पूरी इंडिपेंडेंस नहीं, अपनी देश तुम चलाओगे पर हमारे अंडर रहेंगे, ठीक है, अपनी सरकार में तुम्हारी बंदे होंगे पर वो भी हमारे अंडर होंगे, ऐसा भी। तो डोमिनियन स्टेटस इन द लॉन्ग रन, अभी वो भी नहीं दे रहे, ठीक है, एक तो पूरी आज़ादी नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं डोमिनियन स्टेटस, वो भी पूरा नहीं दे रहे, अभी नहीं दे रहे, वो कहेंगे दे देंगे लॉन्ग रन में, देखेंगे 50-60 साल में आगे कभी। एंड ड्राफ्टिंग ऑफ देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडियन, क्या तुम्हारे रूल्स वगैरह तुम खुद बना लोगे, पर कब देंगे वो अभी देखी जाएगी, और पूरी आज़ादी देंगे नहीं हम। तो वो एक चीज़ थी। द वेवल प्लान वाज डायरेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि
मतलब उसमें कुछ ऐसा कहा नहीं कि पार्टीशन होगा देश का, पाकिस्तान अलग बनेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग अब पक्का हो गया था कि हमें अलग ही चाहिए, ठीक है। उनका हो गया था कि हमने इनके साथ रहना ही नहीं, हम नहीं रह सकते। अब वो आगे तुम देखोगे जो भी कोशिशें करेंगे यही करेंगे कि हम कांग्रेस को कैसे अपोज कर दें, हम कैसे उनके खिलाफ चले जाएं ताकि हमारा अलग बन जाए, ठीक है। वो बेसिकली यही चाहते थे। अब कांग्रेस ने भी मना कर दिया, क्यों? क्योंकि उसमें टोटल इंडिपेंडेंस नहीं थी। देखो कांग्रेस का रीज़न क्या था कि टोटल इंडिपेंडेंस नहीं थी, और जो दूसरी मुस्लिम लीग है उनका क्या रीज़न था कि पाकिस्तान नहीं बन रहा था, पार्टीशन नहीं हो रहा था। तो समझ गए दोनों चीज़ें, दोनों ने रिजेक्ट किया वेबल प्लान, बट क्यों किया, रीजंस अलग हैं। अगर आ गया बाई चांस एग्जाम में तो यू शुड नो। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, पर तुम्हारे फायदे के लिए आया हूँ। सो टू इनहांस योर परफॉर्मेंस इवन मोर, मेरी वीडियोस हेल्प करेंगी, बट टू इवन मोर इनहांस योर परफॉर्मेंस यू कैन यूज दिस एड्यू कार्ड की बुक्स। अब तुम कहोगे क्यों, ऑब्वियसली यही क्वेश्चन आता है। सो दिस इज बिकॉज के दीज बुक्स हेल्प्स यू विद द सैम्पल पेपर्स एज वेल क्वेश्चन बैंक का मैच खेलने जाओ, सो इट इज इंपॉर्टेंट ना कि तुम नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। सो दैट इज एक्जैक्टली व्हाट दीज बुक्स डू टू यू, ठीक है। कोई चैप्टर प्रैक्टिस किया, कोई चैप्टर पढ़ लिया, हर सब्जेक्ट की आती हैं, सो यू एक बार पेपर कर लिया, आंसर्स लिख लिए, ठीक है, सॉल्व कर लिया, ठीक है, पता लग गया कितने पानी में हो, कितना समझ आया, और उसके बाद साथ में कोई पूरा सिलेबस हो गया जी, मैं तो रिवीजन करनी है, टाइमिंग देखनी है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं, वो भी ये किताब करा देंगी, सैम्पल पेपर्स एंड में। सो या काफ़ी हेल्प करने वाली है तुम्हारी बुक। इवेंट्स दैट लेड टू द CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, CM होता है कैबिनेट मिशन। अब मुझे एक डाउट है, कैबिनेट मिशन क्या तुम्हारे बुक में है कि सॉरी सिलेबस में है या नहीं, बिकॉज पुराने एडिशन में है, जो पिछले बैच का उसके सिलेबस में था, ठीक है, कैबिनेट मिशन। इस बार मैंने एक मतलब फ़ोन किया था किसी को, उसने कहा कि नहीं है, सो मुझे अभी पक्का नहीं पता, मैं ये देखते हैं पढ़ाना कि नहीं, बट अभी हम पढ़ते हैं इवेंट्स कहाँ यहाँ तक पहुँचे कैसे। फर्स्ट क्या है, चेंजेस इन ब्रिटेन। अब क्या क्या चेंजेस हुए ब्रिटेन में, तो पहला ऐसा इवेंट क्या हुआ, चेंजेस इन ब्रिटेन। अब ये कोई एक इवेंट नहीं, काफ़ी चीज़ हुई। सबसे पहला सबसे मेन, इसके तुम 2-3 पॉइंट्स बना लोगे, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, हमने कहा ना वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वहाँ से ये चैप्टर शुरू हुआ। तो वर्ल्ड वॉर ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड का जो वो था ना कि पावर ये वो बदल के रख दिया। अब कौन हो गया था, एक तो सोवियत यूनियन एमर्ज हो गया कि जी हम तकड़े, मतलब सोवियत यूनियन एक पावर वो बन गया था, ठीक है, हम कह सकते हैं कि बड़ी पावर, बड़ा जैसे देश के पास कंट्रोल होता है ना पूरे वर्ल्ड का, वैसा वो हो गया था। ऐसा कंट्रोल में ऐसा नहीं कि पूरे देश को वो चलाएगा, पर अगर उसने कुछ कर दिया तो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो वाला कंट्रोल, ठीक है। एक कौन, सोवियत यूनियन, मतलब रशिया नहीं, सोवियत ही बोलो अभी। और दूसरा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA एमर्ज हो गया था। वैसे तुम्हें पता है अमेरिका भी पहले ब्रिटिशर्स के अंडर था, कुछ ऐसा सिस्टम था। बाकी मैंने इतने अच्छे से उनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, बट जितना मुझे थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह रिसोर्सेज से पता लगा, कुछ ऐसा था। फिर उनके बहुत तगड़ी मूवमेंट हुई थी, मतलब हमारे जितनी ही नहीं तगड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही साल कर लिया उन्होंने राज, बट ये सब हुआ था, ठीक है। तो अब दोनों देशों ने क्या किया, सपोर्ट किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को। दोनों देशों ने, USA ने भी किया, सोवियत यूनियन ने भी किया। तो एक इंडिया को वो फायदा हुआ। दूसरा क्या हुआ कि वैसे जैसे मैंने तुम्हें बताया, चाहे जो ब्रिटेन थी वो विनिंग साइड पे थी, जीत गई थी, लेकिन नुकसान इतना हुआ था कि उनको अपनी पहले जैसी स्थिति में पहुंचने में बहुत टाइम लगना था, बहुत ही साल लग जाने थे। तीसरी चीज़, देयर वाज एन चेंज इन द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। जो कंजर्वेटिव्स थे उन्हें रिप्लेस कर दिया था किसी लेबर पार्टी ने, लेबर पार्टी, हाँ, तो लेबर पार्टी ने, अब लेबर पार्टी के मेजॉरिटी लोग, सारे नहीं पर काफ़ी लोग थे जो कांग्रेस के स्ट्रगल को, इंडिया के स्ट्रगल को सपोर्ट करते थे। फोर्थ, द ब्रिटिश सोल्जर्स वर वेरी ऑफ द वॉर। अब यार तुम इतना लड़ के आए हो, अब एक जो वॉर होता है वो, चलो देश ने जीत लिया, देश का गर्व है, वो ये है वो है, कोई सोल्जर ने जीत लिया जिससे उसे कुछ खास तुम्हें मिला भी नहीं, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में तो छोड़ो, सम्मान समून भी नहीं दे रहा, इतने सोल्जर्स से सबको थोड़ी करना था। अब मुझे नहीं पता एक्जैक्टली उन सोल्जर्स से क्या हुआ, बट एक वो फील यार हो जाता है ना, इतने साल हम लड़े, चलो देश के लिए लड़े, ठीक है, पैट्रियोटिज्म, पर इतने साल देश से दूर रहे, तो उनका और कुछ था ही नहीं। वो जो इंडिया में भी थे ना, उनका भी था कि यार अब हम अपने घर जाके करना चाहते हैं जो करेंगे, चाहे हम कोई नौकरी करें, सर्व करें, पर हम दूसरे देश में जाके उनको गुलाम बना के ये नहीं हम चाहते। लड़ाई से थक के, तो वो भी उनके ना दिमाग में ऐसा बन गया था। ऑफिशियल्स के नहीं, वो तो पैसे छाप रहे थे, उनका तो कमाई थी। जो लोग थे, जो नॉर्मल जैसे पुलिस वगैरह के आते थे, भर्ती होते थे, वो चीज़ें, वो वाले, तो वो जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे उनका भी ऐसा था कि नहीं यार, जो सोल्जर्स थे दे वर, मतलब धीरे धीरे उनका हो गया था कि नहीं हमें वापस जाना है, ठीक है। तो पहला तो यही है। दूसरा, रिवोल्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। ये पॉइंट क्या बताना चाहता है कि अब ना ब्रिटिशर्स को पता लग रहा था कि हम इंडियंस पे रिलाई नहीं कर सकते। अब तुम देखो, इंडिया से पैसा वगैरह जा रहा था, सब चीज़ें मैं मानता हूँ सही है, पर जो इंडिया में बिल्कुल रूट्स पे थे ना, क्योंकि देखो इंडिया के पास एक चीज़ पहले भी थी, अब भी है, पॉपुलेशन, ठीक है, दिमाग भी हमारे पास, दिमाग भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, पर पॉपुलेशन भी एक और चीज़ है जो हमारे पास है,
ठीक है। तो अब उसका फ़ायदा उठा के वो क्या कहते हैं, भर्ती करी जाते, भर्ती करी जा रहे थे। भर्ती क्या कर रहे थे, बहुत छोटी छोटी पोस्ट पे वगैरह, अरे मैंने बुक बंद कर दी, बहुत छोटी छोटी पोस्ट पे, ठीक है, ऐसे करके कम पैसे रख के और इंडियंस को रख लेते थे। अब इंडियंस के अगेंस्ट लड़ा रहे थे। तो अब वो कहते, उनको पता लग रहा था कि अब हम कर नहीं सकते ये चीज़। क्या नहीं कर सकते, कि वी कैंट बी डिपेंडेंट ऑन इंडियंस फॉर आर सेफ्टी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंडियन 10 बॉडीगार्ड मैंने हमने सामने कर दिया तो हमें कोई मार नहीं पाएगा, क्योंकि ये 10 बंदे ही मार सकते हैं हमें। अब उनमें भी फीलिंग आ रही, तो ऐसा हो गया था, ठीक है। एक चीज़ तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या, कि वहाँ पे काफ़ी हड़तालें वगैरह होने लगी थी। जैसे हड़ताल छोड़ो, अभी तो इंडियन नेवल रेटिंग बॉम्बे में, ठीक है, इंडियन नेवी का एक पूरा गुच्छा आया, जो भी बोलते हैं उसे रेटिंग, ठीक है। 1946 में वो लड़ाई पर चले गए थे, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। मतलब तुम सोच रहे हो 7 घंटे तक वो लड़ाई चली एंड वो हारे नहीं थे, सरेंडर किया था उन्होंने खुद, क्योंकि जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने कहा था। अब किसने कहा था, आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद देयर वाज आल्सो वाइड स्प्रेड स्ट्राइक्स इन द रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने भी स्ट्राइक कर दी। जो इंडियन के सिग्नल में पुलिस खड़ी होती है ना, उन्होंने भी हड़ताल कर दी। और जो ब्रिटिशर्स के जो मेन वो इंस्ट्रूमेंट्स थे, पुलिस और सिविल सर्वेंट्स, वो भी कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे थे कि वो नेशनल मूवमेंट को सप्रेस कर सकते, क्योंकि वो खुद ही स्ट्राइक पे जाने लग गए थे। वो चाहते थे ब्रिटिशर्स कि ये जो स्ट्राइक पे जा रहे हैं इनको मारें, इनको रोके, इनको घर भेजे। वो खुद बैठ गए। किससे करवा लोगे तुम, इतने ब्रिटिशर्स तुम्हारे पास है नहीं, हथियार रखे हुए ब्रिटिशर्स तो है नहीं तुम्हारे पास, तो ठीक है, वो एक चीज़ थी। तीसरा, मूड ऑफ द इंडियंस। अब इंडियंस ना कॉन्फिडेंट हो गए थे कि देखी जाएगी यार, हम तो अब मरेंगे, डू और डाई वगैरह सब ठीक है आएगा भी, पर हम तो लेके रहेंगे आज़ादी, कर लो तुम्हें जो करना है, ठीक है। सो यही चीज़ थी। अब वो मतलब बहुत ऐसा हो गया कि यार बहुत हो गया, निकलो बस, ठीक है। इन दे वर नॉट रेस्ट अंडर फ्रीडम वाज वन इन एडिशन टू द नेवल म्यूटिनी एंड द स्ट्रगल फॉर द रिलीज ऑफ INA प्रिजनर्स इन 1945-46 देयर वाज न्यूमरस एजिटेशंस, स्ट्राइक्स, हड़ताल, डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इवन इन मैनी वेस्टर्न स्टेट्स हैड द बेटर। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि लास्ट चैप्टर में मैंने बताया कि INA जो थी उसने, वो वैसे तो हार गई, तुम कह सकते हो, कहाँ पे, हम मूड ऑफ द इंडियन, कहने को तो वो हार गई थी, ठीक है। इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया ही था उसने, और वहाँ पे मतलब काफ़ी मौसम के करके वो काफ़ी चीज़ें हुई थी, ख़त्म हो गई थी, ठीक है, INA। लेकिन INA वॉजेंट के ये 10-20 लोग हैं, ये 1000-2000 लोग हैं, ये 1,00,000-2,00,000 लोग हैं और एक नेताजी हैं वो कर रही नहीं। वो एक पैट्रियटिज्म की फीलिंग थी, एक वो चीज़ थी कि यार हमें देश को कुछ जिताना है, ठीक है। INA वो थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी का मिशन यही था कि इंडियन को करवाना, फ्री करना, जैसे भी मर्जी कराएं, वो उन्होंने किया। अब ये INA एक तरीके से, जैसे मैंने तुम्हें कहा, फिजिकली ऐसे तो फेल होगी, पर लोगों के दिल में बैठ गई। जो वहाँ से बंधक बनाए थे उनको छुड़ाने के लिए इतनी एगिटेशन हुई, इतनी लड़ाइयाँ वगैरह सब, हड़तालें वगैरह सब हुई कि उनको छोड़ो, बहुत तगड़े लेवल पे, ठीक है। तो वो चीज़ हुई। और लेबर अनरेस्ट, अब ये क्या चीज़ है कि काफ़ी ना लेबर के जो लोग हैं वही हड़ताल वगैरह ही है, पर ये सिर्फ स्पेसिफिकली लेबर में हुई। जैसे इन जुलाई 1946 देयर वाज एन ऑल इंडिया स्ट्राइक बाय द पोस्टल एंड टेलीग्राफ वर्कर्स, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में काम करते हैं कर्मचारी, ठीक है, टेलीग्राफ वर्कर्स, अब तो नहीं इतना पर पहले होते थे। तो उन्होंने हड़ताल कर दी पूरे इंडिया में, समझते हो, जितने उस टाइम पे तो सब प्रिंटेड ही होता था, तो ऐसा तो है नहीं कि जी तुम ऐसे कर लोगे टाइपिंग, वो खुद कर लोगे, नहीं। रेलवे वर्कर्स इन द साउथ एशिया वेंट ऑन द स्ट्राइक इन अगस्त 1946, पीस एंड मूवमेंट एक्वायर्ड अ फ्रेश थर्स्ट। ये तो मतलब अलग अलग चीज़ें, ये सब आती नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, पढ़ लिया एक बार, ये नहीं आएगा एग्जैक्टली कि इस डेट को किसने कहाँ पे किया था, मोस्टली नहीं आता, ठीक है। अब तुम्हारा स्कूल वाला डाल दे, मुझे नहीं पता, पर बोर्ड में मोस्टली नहीं आता। ऑलराइट, अब कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया, अब ये मुझे अभी नहीं पता मुझे पढ़ाना है कि नहीं, बिकॉज ये चीज़ तुम्हारी नई बुक में है नहीं। तो मैं एक बार फटाफट तुम्हें ग्लिम्स दे दूं, बिकॉज अगर हमने इसको, क्योंकि ये पुराना एडिशन है, इसमें तो सारा कुछ है, ठीक है। सब स्किप करके सीधे यहाँ से शुरू कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट, ये मैंने कॉन्फ्लिक्ट बनाया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो समझ नहीं आएगा कि ये कैबिनेट मिशन क्यों नहीं चला, ये वो चीज़ है। अब जो नया ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था ना, उसने वहाँ पे कहा कि यार इंडिया को कुछ ट्रांसफ़र ऑफ पावर करते हैं, ठीक है, तो वो मान गया था ऑलमोस्ट। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, तो बातचीत करनी शुरू करते हैं, ठीक है। अब वो आए, 3-4 लोग आए, ये तो नाम मतलब है ही नहीं, तो क्या याद करने। क्लॉजेस क्या थे, पहला फेडरल यूनियन क्या होता है यार, मैंने तुम्हें उस वीडियो में भी बताया था, जो मैंने सिविक्स की फर्स्ट चैप्टर की बनाई है, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार तुम वो वीडियो देख लेना। उसमें क्या, देयर वाज टू बी अ फेडरल यूनियन ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंस स्टेट, द यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डील विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो फेडरल गवर्नमेंट के स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल होंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग पावर्स होती है ना, स्टेट्स के पास पावर होगी। इंडिया का जो वो है सेंटर है
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतनी पावरफुल है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे इन्होंने यहाँ पे लिस्ट करी है कि कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये 3 चीज़ें सरकार डील करेगी, बाकी सब गवर्नमेंट। तो फेडरल वो थोड़ा इंडियंस नहीं चाहते थे, और अच्छी बात है, अगर सेंटर ही स्ट्रांग नहीं होगा सब, नहीं तो फिर अपनी अपनी मर्जी करने लग जाएंगे, हज़ारों टुकड़े हो जाते हैं फिर, ठीक है। ये आगे किसने बोला भी है, ठीक है, किसने बोला है मुझे याद नहीं, पर किसी नेशनल लीडर ने बोला था ये चीज़, ठीक है। दूसरा इसमें क्या, कैबिनेट मिशन में पावर ऑफ द यूनियन, क्लॉजेस बता रहा हूँ मैं कि कैबिनेट मिशन में क्या क्या चीज़ें थी, फिर भी इंडियंस ने क्यों रिजेक्ट किया पता लगेगा। पावर्स ऑफ द यूनियन, अब यूनियन की जो पावर्स है, ठीक है, जिसमें तुम्हें पता है यूनियन वुड हैव इट्स ओन एग्जीक्यूटिव, जो सेंटर है उसके अपने एग्जीक्यूटिव होंगे, पर वो भी अलग अलग प्रोविंसेस से नॉमिनेटेड बंदे होंगे, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल को फुल ऑटोनॉमी, जितने भी यूनियन मैंने तुम्हें बताया कि क्या क्या बताए, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, इनके अलावा जो भी चीज़ें वो अपना अपना देख लेंगी, उनकी पूरी पावर है उन पर। ये चीज़ सही नहीं है, मतलब देखो हर कंट्री का अपना अपना हिसाब होता है, इंडिया के लिए वो नहीं था बिकॉज बहुत टुकड़े हो जाते थे इंडिया। सोच के देखो, हर बंदे के पास अपनी अपनी पावर, बंदा कह दिया मतलब हर एक स्टेट के पास अपनी अपनी पावर होती, तो कोई आ जाता भाई ऐसे कैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, हर स्टेट में कुछ भी हो रहा होता, अपने ही लॉज हो जाते, नहीं ना, सिर्फ इन तीनों पे लॉज यूनियन बनाता, बाकी सब तो मर्जी होती, फिर ऐसा नहीं चल सकता, ठीक है। सेंटर स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, अब यहाँ पे क्या कर दिया, 3 ग्रुप्स बना दिए उन्होंने, मुस्लिम लीग को शांत करा दिया कि जी 3 ग्रुप्स हैं ये ABC, इसमें क्या अलग अलग उन्होंने स्टेट्स डाल दी, जैसे हम कहते हैं ना अलग अलग स्टेट उन्होंने स्टेट इकट्ठी करके, जैसे तुम देखो ऑस्ट्रेलिया का मैप देखा, वैसे तो बहुत छोटा है बट एग्जांपल के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, कभी पढ़ी होगी 7th 8th में, अगर ICSE में आई थिंक पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी थी ज्योग्राफी में। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एक नॉर्थ वाला है, मुझे नाम नहीं याद, सॉरी, मेरी ज्योग्राफी में तुम्हें जैसे बताया हुआ, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग वहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टेट छोटे 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 छोटे, वैसे तो वो खुद ही छोटा है, बट उसमें ऐसे 5 है कि 6 हैं, कुछ ऐसे है, ठीक है, स्टेट्स टाइप 6 प्रोविंसेस ऐसा कुछ है। तो वैसा करने से 3 ग्रुप्स बनाएंगे हम, पहले में क्या क्या होगा, हिंदू मेजर प्रोविंसेस, फिर वो हिंदू वगैरह करके जाओ सब में है ना, यही हम तो भोले बैठे, हमें तो पता नहीं लग रहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने अभी तक क्या डिवाइड एंड रूल किया है, अब क्या करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ होगी एक, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा। तो और ग्रुप B में क्या, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड सिंध, इसमें थोड़े मुस्लिम मेजोरिटी आ गए। थर्ड में बंगाल, असम एंड अदर बता। अब प्रोविंस कुड ऑप्ट आउट ऑफ एनी ग्रुप, एंड देखो प्रोविंस को इतनी पावर दे रहे हो तो फिर कैसे चला पाओगे देश, प्रोविंस चला लोगे, अच्छा प्रोविंस वालों को खुश कर दोगे, देश को नहीं कर पाओगे। देश क्या है कि अब इन्होंने क्या कह दिया कि किसी भी ग्रुप से निकल के तुम किसी भी ग्रुप में जा सकते हो, अगर तुम्हारी मेजॉरिटी जनता चाहती है तो। मेजॉरिटी अब क्या बकवास है, अपनी मर्जी है, ठीक है। हम ऐसा, अच्छा जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है, मैं अभी एड्रेस तो नहीं बता सकता, बट मैं अपने लगा लूँ कि पूरे 20-30 किलोमीटर के डायमीटर में, ठीक है, रेडियस, हाँ डायमीटर में मैं अपने बंदे कर लूँ कि ये हम कहाँ पे, ठीक है, वोटिंग करा लूँ और सब मान जाए कि हमें तो यहाँ पे रहना ही नहीं है, हमें तो बॉम्बे में रहना है, हम मुंबई में मुंबई चलो महाराष्ट्र में रहना, तो ये इतना एरिया महाराष्ट्र में हमारे करके थोड़ी चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, नहीं मुझे रहना भी नहीं, यहाँ पे रहना, बट वो एक चीज़ होती। उसके बाद अच्छा है नहीं, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, 296 मेंबर्स होंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस के। ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन से आएंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे उस टाइम पे इंडिया के प्रोविंसेस, और 93 मेंबर्स आएंगे प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट्स तुम्हें पता है ना, जैसे पहले राजपूतों का होता था पूरा राजस्थान वगैरह, तो वो राजपूत वो एक प्रिंसली स्टेट थी, अब कब तक थी आई डोंट नो, बट एक थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट, अब भी कह सकते हैं। तो ऐसे जो स्टेट्स जो डायरेक्ट देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह तो तब भी अप्लाई होता था, बट डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थी ब्रिटिशर्स के, तो एक वो चीज़ थी। तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, तो माइनॉरिटीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ एन इंटीरियर गवर्नमेंट, इंटीरियर मतलब फाइनल नहीं होगी, ठीक है, जब तक अच्छे से लॉज वगैरह नहीं बन जाते तब तक ये सरकार सरकार चलाएगी, ठीक है, अपना कानून वगैरह ये सब चीज़ें। फ्रीडम टू ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, अब इंडिया की मर्जी हो जाएगी, इंडिया बट फ्री टू रिमेन विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, सेसीड फ्रॉम इट, कि या तो ब्रिटिश के अंडर रह लो, ठीक है, कॉमनवेल्थ के बीच में, या फिर उनसे निकल जाओ। ऑफिशियली सेसीड मतलब टू ऑफिशियली लीव, तो वहाँ से निकल जाओ। ट्रांसफर ऑफ पावर, इट वुड बी नेसेसरी टू वर्क आउट अ ट्रीटी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड यूनाइटेड किंगडम फॉर मैटर्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ पावर, तो एक ट्रीटी बनानी होगी कि पूरी पावर्स देनी है या कितनी देनी है ब्रिटिशर्स ने, वो हम अभी बात करेंगे। देखा मतलब पूरा वो भूल के एंड में फिर वही समझ गया। अब रिजेक्शन, पाकिस्तान की जो कैबिनेट मिशन में उन्होंने कहा था ना कि यार पाकिस्तान भी देख लेना, मुस्लिम लीग ने कह दिया था इतना कुछ बोल रहे हो जरा देख लेना पाकिस्तान का भी बना तो साइड में, तो वो मना कर दिया गया। क्यों? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम कम्युनिटी माइनॉरिटीज बिकॉज द नंबर ऑफ मुस्लिम्स। अब देखो वो कहते हैं कि यार इससे सॉल्व थोड़ी होगा, तुम खुद सोच के देखो, अगर तुमने पाकिस्तान बना भी दिया, अगर हिंदू मुस्लिम इतने राइट्स हो रहे थे, ठीक है, पहले नहीं थे बट उस टाइम पे तो हो रहे थे, ये तो कोई डाउट नहीं है, उस टाइम पे डिफरेंसेस बन गए थे,
तो अगर हमने बना भी दिया, ठीक है, ये जो अब करंट पाकिस्तान है ये हमने बना भी दिया, जो कि सही बात थी, बाकी इंडिया में भी तो पाकिस्तान है। ऐसे तो बांग्लादेश वाली साइड जब वो पहले पाकिस्तान था वहाँ पे भी उन्होंने बनाना पड़ा, वो आगे बात करेंगे क्यों बनाया, ऐसा क्या हुआ, बाउंड्री लाइन ये चलो उधर भी। अब ऐसे तो बीच में भी कोई ऐसे स्टेट्स होंगी जहाँ पे होगा, तो बीच में भी इंडिया को तो खोखला कर दोगे तुम, ऐसे थोड़ी चलेगा। सो देयर वाज नो जस्टिफिकेशन फॉर इंक्लूडिंग विद इन पाकिस्तान नॉट मुस्लिम। अब बंगाल, असम और पंजाब को क्यों डाला? पंजाब में तो मुस्लिम इतने नहीं है, पंजाब में तो उस टाइम पे नहीं थे, तो ये क्या, वो उनको समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। So the armed forces transportation as well as the postal and telegraph had been built for India as a whole and partition will be carried। अब ये सब चीज़ें बनाई तो इंडिया के लिए हुई है, अब वो अलग यहाँ पे पार्टीशन हो गया तो ये आधा आधा तो होने से रहा, पूरा उनको आधा तो ही मिलना है, क्योंकि इतनी सी पॉपुलेशन इतनी थोड़ी है, मेजॉरिटी तो इंडियंस जो इंडिया जो करंट इंडिया इधर ही आने थे, तो कैसे करना है फिर, कितनी कितनी देनी है वो नहीं समझ आया। द टू हेल्थ ऑफ प्रपोज पॉइंट विल बी सेपरेटेड बाय सम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। अब जो प्रपोज्ड माइल्स था कि इधर बंगाल वाला सब इधर कर दो और उधर के हमने करना लाहौर वगैरह जो भी पूरी साइड है वो कर दो, 100 किलोमीटर, कितने 100-200 जितने भी किलोमीटर दूर, उससे भी ज़्यादा ही होगा, इंडिया का बड़ा है थोड़ा सा, तो कैसे कर पाएंगे हम। अब उस टाइम पे ऐसा तो होता नहीं था कि इधर एक मिनिस्टर बिठा दिया, उधर प्राइम मिनिस्टर बिठा दिया, ठीक है जी यहाँ पे हम वीडियो कॉल पे बातें कर रहे हैं, अच्छा तुमने आज ये करना, तुमने आज ये करना, नहीं, जब तक चिट्ठी भेजोगे उधर लड़ाई हो चुकी होगी, उधर खत्म हो गया होगा, जब सरकार बदल जाती कई बार, क्या ही पता लगता है, तो इतने दूर जाना, ठीक है। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। अब कैबिनेट मिशन प्लान का कांग्रेस ने कैसा जवाब दिया? कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्रपोजल्स विद रिजर्वेशन, कुछ चीज़ें मान ली पर कुछ उनको लगा नहीं, चेंज करनी पड़ेगी तुम्हें। इट एक्सेप्टेड ओनली द पार्ट विद द स्कीम ऑफ डेल्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का पॉइंट कहते सही है, हम करेंगे, हम जैसे उन्होंने कहा ना हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तुम्हें बताया 389 मेंबर्स होंगे, उसमें से 296 93 ऐसे करके। द कांग्रेस वांटेड टू ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस ऑप्शनल। अब जो ये ग्रुपिंग है ना, ग्रुप ए बी सी, ये ऑप्शनल रखो, कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, हमारी मर्जी हम करेंगे नहीं तो नहीं, तुम या हम पे नहीं कह सकते, तो ये उन्होंने कहा। एंड दिस वाज इंपॉर्टेंट व्यू दैट द फैक्ट दैट कांग्रेस गवर्नमेंट एट द टाइम। अब ये क्यों कहा? क्योंकि सामने उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी जो कि ग्रुप सी में डाल दी गई थी। अब इनको इससे क्या दिक्कत थी ये तो वही जाने। मतलब बेसिकली बात क्या थी कि दिस वाज इंपॉर्टेंट इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट असम वाज प्रपोज ग्रुप सी हैड न कांग्रेस गवर्नमेंट एट द टाइम। तो उस टाइम पे असम में कांग्रेस की सरकार थी, तो अब कांग्रेस ग्रुप सी में जा रही थी, ठीक है। अब मेन ध्यान तुम्हें कि मैंने क्या कहा, ए फिर बी फिर सी, ए बी सी, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे होने को। अब मुस्लिम एक है, अच्छा आगे भी है। द कैबिनेट एक्सेप्टेड द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन बट इंस्टेड ऑफ कंपल्सरी ग्रुपिंग। अब कैबिनेट मिशन मान गई कि ठीक है, जैसे तुमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन हमने सही बोला है वो वाला पॉइंट, तो ठीक है हम मान लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस हम भी कंपल्सरी रखेंगे। अब ये ब्रिटिशर्स को किस बात की आगे लगी थी उनको मुझे नहीं पता, मतलब वो जा ही रहे हैं तो हमारी बात मान लो, पर नहीं ऐसे कैसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ था। कांग्रेस हवावे रिजेक्टेड द वाइसरॉयस ऑफिस, फिर उन्होंने फिर मना कर दिया कि इंटीरियम गवर्नमेंट सरकार कुछ नहीं बनानी बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेड स्टेटस पावर्स एंड आल्सो इन द पैरिटी विद द मुस्लिम लीग वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू इट। अब उन्होंने कह दिया कि इंटीरियम गवर्नमेंट बनानी, क्योंकि उसमें बहुत झंझट थे भाई। इंटीरियम गवर्नमेंट तो कैसे बनाते बताओ उस टाइम पे, एक तो बना लेते तो वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती, उसके पास इतनी पावर्स नहीं होती, क्योंकि 1-1.5 साल में, मतलब एग्जैक्ट ऐसा बताया नहीं था उस टाइम पे, बट वो ज़्यादा देर का होती नहीं, उसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती। और उसमें क्या क्लॉज था कि मुस्लिम लीग को आधी जगह दो, उनकी पॉपुलेशन कम है, उनको आधी 50% वो चीज़ है, तो वो भी सही नहीं रहता, ठीक है। तो वो भी एक पॉइंट था, तो मना कर दिया इंडिया ने। मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्टेड इन जून 1946 बट फेल दैट द ग्रुपिंग ऑफ मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर ली ये चीज़ उन्होंने वेवल प्लान दोनों ने मना किया था, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों किया बताओ? अब कैबिनेट मिशन प्लान दे एक्सेप्टेड बिकॉज मुस्लिम है ना, मुस्लिम लीग की बात हो रही, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जो कहा ना कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये जो 3 ग्रुप बना दिए थे, अब ये 3 ग्रुप उनको लगा कि ये जो हमारे ग्रुप बी में मुस्लिम लीग आ रहा है ये कहीं ना कहीं पार्टीशन से रिलेटेड है, तो हो सकता है इन फ्यूचर अगर ग्रुप किया तो पार्टीशन भी कर दे, ऐसा उन्होंने सोच लिया कि कुछ तो हो रहा है हमारा, तो वो मान गए। लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया तो इतना हुआ नहीं। अब इसी बात पे थोड़ा एक दो और बातों पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जो कि पहले भी था बट अब थोड़ा बड़ा हो गया। Elections of the Constituent Assembly were held in July 1946 in which the Congress obtained a 2/3 majority, the rest went to the other parties. The Congress were overwhelming majority Constituent Assembly defeated. तो अब क्या दिक्कत हो गई? Constituent Assembly के जब इलेक्शंस हुए तो क्या हुआ, 2/3 कांग्रेस जीत गई। कौन जीत गई? कांग्रेस।
बाकी 1/3 बाकी सब पार्टीज में बंट गई, मतलब बांट अपनी मर्जी से तो नहीं बांटेगा पर बंट गई, ठीक है। 1/3 पूरे अलग, बाकी जितनी भी पार्टीज थी सबको, बीच में मुस्लिम लीग भी थी। तो वो एक चीज़ थी। मुस्लिम को डर बैठ गया कि अभी ये इतना जीत रहे हैं, अगर ब्रिटिश चले गए उसके बाद तो हमें पूछेंगे भी नहीं। उनको ऐसा लगा कि हम तो वैसे भी हार रहे हैं, हमारे नंबर्स कम है, ये वो है। तो फिर वो उनको थोड़ा ऐसा हुआ कि तो पूरी पावर हिंदूज़ के पास चली जाएगी, ट्रांसफर ऑफ पावर टू हिंदूज़ विच वर इन मेजॉरिटी ऑफ इंडिया। या हिंदूज़ के पास ऐसा क्योंकि वो मेजॉरिटी थे, तो वही होना था, पर उनको वो डर लगा कि हमारी सुनी नहीं जाएगी ये वो चीज़ें। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सितंबर 2 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे और मिनिस्टर्स ने स्वॉन किया, जैसे ना शपथ लेते हैं जैसे हम बोलते हैं, कहाँ पे, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। जैसे मैंने कहा किस चीज़ के हो रहे हैं ये हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। तो ये चीज़ हो रही थी। अब जो मुस्लिम लीग है उसने इलेक्शंस में वो जैसे हार रहे थे, कहते हैं हम एक आध लेके क्या ही करेंगे, ठीक है, 90-95% तो कांग्रेस लेगी, हमें आधा परसेंट 1% मिल जाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने केप्ट इट्स आउट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार में बना ही नहीं, ठीक है, सरकार बनी जब तो वो आई नहीं। तो लीग ने इस डेट को, कब हुआ ये, सितंबर 2 को एज अ मॉर्निंग डे मनाया, अ डे ऑफ मॉर्निंग, जिसमें हम मुस्लिम्स ने ऐसे पूरे देश के मुस्लिम ने काले झंडे ऐसे लहराए कि बहुत गलत हो गया, डे ऑफ मॉर्निंग टाइप करके। अब जिन्ना ने तो मना कर दिया कोऑपरेट करने से, पर फिर भी वाइसरॉय ने अपनी नेगोशिएशंस रिज्यूम करी, ठीक है। एज अ रिजल्ट वो फिर धीरे धीरे ऐसे बोलते बोलते वो मान गए, ठीक है। अक्टूबर में, ये कब की बात है, ये सितंबर की बात है, एक डेढ़ महीने बाद वो मान गए, ठीक है। सो द मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू जॉइन द इंडियन गवर्नमेंट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। तो फिर वो मान ही गए, कहते अगर हम सरकार नहीं ज्वाइन करेंगे तो हमारे मुस्लिम्स की वैसे ही नहीं कोई सुनेगा, अगर बहुत कम लेंगे तो मे भी चांस है हम बोल सकते हैं, अगर हम उसका पार्ट ही नहीं है फिर तो सुनेगा ही नहीं कोई। तो एक वो चीज़ थी। सो उन्होंने फिर भी ज्वाइन कर लिया। हाउएवर द मुस्लिम्स नॉमिनीज वो प्रिपेयर नहीं थे। अब नेहरू वाज द हेड, ठीक है, एट दैट टाइम उस सरकार का भी। तो लोग वो बाकी जो थे दे वेंट प्रिपेयर्ड कि हम नेहरू जी के अंडर ऐसे काम करें, ऐसा वर्क करें, जो मुस्लिम लीग के बंदे आए थे वो कहते नहीं। सो फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार 9 दिसंबर 1946 को मिली। लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि तुम्हें कहा कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पहले भी थे बट और ज़्यादा आ गए थे। मुस्लिम लीग प्रिपेयर्ड नहीं थी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, तो वो ऐसा नहीं हो पाया। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड नेहरू मूव टू द फेमस रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड असेंबली टू में कहा इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरीन रिपब्लिक। उन्होंने ऐसे शब्द बोले। अब इनका एक एक चीज़ का मतलब क्या है ऑलरेडी मैं कोई पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, टाइम कम है इसलिए मैं नहीं करूँगा, या फिर तुम बता देना मैं शाम को शॉर्ट डाल दूंगा, शाम को तो नहीं, खैर 1-2 दिन तक, 1-2 महीने तक। एनीवेज, अब यहाँ पे कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया। अब एटलीस्ट अनाउंसमेंट हम पढ़ते हैं। ये कुछ ज़्यादा नहीं था, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने ऐसे अनाउंसमेंट किया था क्योंकि वहाँ पे दंगे बहुत बढ़ गए थे इंडिया में। पीक होती है ना कि बहुत ज़्यादा ही हो गया था, तो उनको भी लगा यार अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो 2 आपस में लोग लड़ रहे हैं, आपस में कम्युनिटीज़ लड़ रही है, तो तीसरी वाली भी बचेगी नहीं, वो भी बीच में जैसे ना तैसे रगड़ी जाएगी। तो फिर वो चाहते थे कि हम निकल जाएंगे, तो जैसे जैसे अब द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी इज फ्रॉट मतलब फिल्ड विद समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है। सो द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी इज फिल्ड विद डेंजर एंड कैन नॉट बी इंडेफिनिटली प्रोलॉन्ग्ड। ये इंडिया की बात कर रहे हैं। His Majesty's government wishes to make it clear that it is their intention to take necessary steps to effect the transfer of power to responsible Indian hands by a date not later than June 1984। तो उन्होंने कह दिया कि जून 1984 से पहले हमने पूरी पावर ट्रांसफर कर देनी है। ये His Majesty's government मतलब उनका जो हेड है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि बोल रहे हैं हमें करना चाहिए, वो जो स्पीच आई है, वो जो एटीट्यूड क्या कर रहा है, ही इज़ लाइक कि ये डिसीजन हुआ है, हम ये बता रहे हैं लोगों को और पूरी जनता को, जो भी हाउस ऑफ कॉमन्स में थे, जो भी, ठीक है। If by June 1948 a constitution was not framed by a fully representative constituent assembly, His Majesty's government will have to consider to whom the power of the central government and British India should be handed over on a due date, whether as a whole or to some form of government for British India and in some other way may seem reasonable and in better interest of Indian people। तो कहते हैं इंडियन पीपल का जिसमें भी भला होगा हम कर देंगे, अगर इस डेट तक भी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है कॉन्स्टिट्यूशन ना बना पाई, ठीक है। रूल्स के बिना देश कैसे चला लोगे, तो एक अलग सरकार चाहिए। डन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं, ये शक्ल देख लो। फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस लॉर्ड वेवल रिकॉल्ड एंड लॉर्ड माउंटबेटन वाज अपॉइंटेड। अब पहले लॉर्ड वेवल थे, ये सब चीज़ें लॉर्ड वेवल की थी, उन्हें वापस बुला लिया कि भाई आ जाओ, तुमसे नहीं हुआ, अब हम लॉर्ड माउंटबेटन को भेजेंगे, ठीक है, जिन्होंने सब प्रॉपर ख़त्म कर दिया।
लॉर्ड माउंटबेटन assumed the office of the viceroy and governor general 1947 में ही आए है। his immediate task, सबसे मतलब जाके ही क्या काम था, ऐसा नहीं था कि प्रॉफिट ले आओ ये वो चीज़ें चली गई। अब क्या था, टास्क वॉज टू रिस्टोर पीस अमंग द टू वॉर्निंग सेक्शंस, कांग्रेस और लीग के बीच में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, एक तो के आपस में इनकी सरकारों की नहीं बन रही, इनको शांत कराओ, ठीक है, इनकी थोड़ा ऐसे मतलब एटलीस्ट पीस हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब मानने लग जाए एक दूसरे की, इनके दूसरों पे प्यार ही बहुत आ जाए, पर ठीक है एटलीस्ट मानने लग जाए, और जो देश में दंगे हो रहे हैं उन्हें भी रोका जाए। अब देश में तो इतना वो नहीं रोक पाए, बट खैर इनके आपस में। Lord Mountbatten found that it was difficult to solve the deadlock between two parties. The Mountbatten realized the cabinet mission plan was unavoidable, partition was inevitable. तो उन्होंने भी ऐसे अपनी जो बताया ना, उन्होंने आके देखा, कोशिश करी सही करने की, तो उनको पता लगा कि यार नहीं चलेगा कैबिनेट मिशन प्लान, जो भी उन्होंने बोला नहीं चलेगी ये सब चीज़ें, हम नहीं कर सकते इन दोनों पार्टीज़ को, ये दोनों इतनी एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुकी हैं, हमने ही कर दी वैसे तो, मतलब हमने मतलब मैंने नहीं, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, मैं उनके तरीके से बोल रहा हूँ कि अब पार्टीशन होना ही है, इनेविटेबल है, इनके बीच में बहुत दरार पड़ गई है, इसे जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा भी, और हमें उन्होंने कहा ना 1948 से पहले ये वो चीज़ें तो नहीं होगा। अब ही देयरफॉर सॉट टू इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर विदाउट एनी डिले। अब लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान क्या था, माउंटबेटन प्लान, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये तुम खुद लिख सकते हो, ठीक है, ये बहुत वो नहीं होता, हेडिंग्स बस समझ लो, याद कर लो, या जो भी है 10 हैं टोटल, 10 में से तुम मैक्स टू मैक्स 4-5 पढ़ सारी लो, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि नहीं याद आती कोई, तो कभी कुछ और लिख दिया, बट जब तक तुम्हें लॉजिक समझ आ गया, तुम्हें पता लग गया अच्छा वेवल प्लान रिजेक्ट था दोनों से और क्यों था, कैबिनेट मिशन अच्छा ये चीज़ें नहीं सही लगी, तो कांग्रेस कहती कि ये चीज़ें नहीं, सिलेक्टिवली उन्होंने कह दिया हाँ पर मेनली बना किया, मुस्लिम लीग कहती हाँ ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ठीक है। अब माउंटबेटन प्लान का क्या चीज़ होगी, पहला ही पॉइंट, क्योंकि तुम्हें कहा ना वो आके लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहला क्या किया, पता कर लिया कि ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, तो सबसे पहला पार्टीशन, द कंट्री वुड बी डिवाइडेड इनटू टू डोमेन्स, इंडियन एंड पाकिस्तान, पहला तो यही चीज़। दूसरा रिलेशंस बिटवीन द टू न्यू डोमिनियंस, अब ये दोनों डोमिनियंस के बीच इन्होंने हमारे साथ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशंस रखना है ये इन पे डिपेंड करता है। तीसरा, अब बाउंड्री कमीशन निकाली जाएगी कि मतलब कहाँ कहाँ दूसरे देश को सेपरेट करना है, ठीक है। अब मुझे इंडिया का मैप बनाना नहीं आता, उस टाइम का तो वैसे ही नहीं आता, पर जो भी था उसमें से पाकिस्तान को कितना देना है और कहाँ कहाँ पैसे करना है, ठीक है, सॉरी मुझे नहीं पता इंडिया का मैप बहुत ख़राब हो, इधर भी बनाया वैसे, ठीक है, तो वो चीज़ उसके लिए एक पूरी बाउंड्री कमीशन बनाई जाएगी। अब ये बहुत ख़राब चीज़ निकली बिकॉज उन्होंने कुछ भी एमी से कर दिया, पूरा कर देते ना, पूरा पंजाब इंडिया में और कोई और रीजन पूरा पाकिस्तान में, तो इतना दंगे फसाद इतनी वो दिक्कतें होती नहीं, पर नहीं जी, ये इन्होंने इतना बकवास कर दिया ना कि लड़ते रहे वो, तो ब्रिटिशर्स ने लड़ाना है बेसिकली, ठीक है। अब मैं देखो, मैं तो अभी किसी को हेट नहीं करता किसी ब्रिटिशर को, पर पहले जो हुआ है वो हुआ है, ठीक है। सो अभी कोई मेरे सामने ब्रिटिशर आ जाए तो इट्स नॉट लाइक कि भाई मैं तुझे मुक्का मार दूंगा, तूने क्या कर दिया, नहीं, ठीक है, अपना बंदा है, उसे क्या पता, वो सरकारों ने जो किया, ठीक है। सो ठीक है, नो हेटरेट। प्रिंसली स्टेट्स, अब प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं कि ट्रीटीज़ जो हैं जितने भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो बकवास, वो सब खत्म हो जाएंगी, उनकी मर्जी है, वो चाहे पाकिस्तान के साथ रहें, चाहे इंडिया के साथ रहें, चाहे इंडिपेंडेंट हो जाए। उसके बाद बंगाल एंड पंजाब, द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब वाज प्रपोज्ड प्रोवाइडेड ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द टू प्रोविंसेस डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ पार्टीशन, ठीक है। जैसे उनका बेसिकली बंगाल भी थोड़ा सा निकला, ऊपर से पंजाब निकला, तो इनका पार्टीशन कैसे करना है देखी जाएगी, वो लेजिस्लेटिव असेंबली देखेगी। सिंध, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध वाज टू बी टेकन ऑन डिसीजन स्पेशल मीटिंग, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक पेलिसेबल होगा, ठीक है, पेबिसाइट। ये क्या होता है, ये होता है कि लोगों से वोटिंग करवा रहे हैं हम, ठीक है, जो वहाँ पे रहते हैं उनसे वोटिंग करा के हम उनसे डिसाइड करेंगे कि तुमने इंडिया में को ज्वाइन करना है, पाकिस्तान को। डिस्ट्रिक्ट ऑफ सियाहत में भी यही हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो है ना छोटे मोटे सिंध या नॉर्थ वेस्ट, ये मत लिखना, मेन लिख देना, ठीक है, जो याद रहेगा, पार्टीशन, रिलेशन, बाउंड्री कमीशन, प्रिंसली स्टेट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड कम टू वर्क बट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाई इट वुड नॉट अप्लाई टू पाकिस्तान। अब जो ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाएगी, ये काम करेगी पर इंडिया के लिए काम करेगी, ये पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें बताया इसमें इंडियंस ही थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तो मना ही कर दिया था कि हम तो आएंगे नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ थी, तो उनकी अलग बनेगी, वो अपना करेंगे, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ पावर, द पावर एंडेड विद द डिक्लेरेशन दैट तो ये 1948 से पहले ही होगा, बट उन्होंने कहा 1948 में नहीं, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। जून 1948 से द ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड बी पास एन एक्ट ऑफ ट्रांसफर पावर। उन्होंने कहा 15 अगस्त 1947 से पहले हम एक एक्ट पास कर देंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में जो भी। सो एक ये चीज़ थी। अब इट्स एक्सेप्टेंस,
लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पढ़ते हैं। अब ये जो माउंटबेटन जो प्लान था, ये मिक्स्ड फीलिंग से रिएक्ट हुआ। कईयों ने कहा बहुत अच्छा, कईयों ने कहा नहीं। मुस्लिम लीग वैसे तो थी नहीं सही थी कि यार ऐसा हमें कम पावर्स मिली, कम जगह मिली, वो रीजन्स के साथ सही नहीं थी कि हमें इतना सा रीजन दिया ज़्यादा, तो ये वो चीज़ें, पर वो फिर भी मान गए थे कि एटलीस्ट इस प्लान में ये तो कहा है ना कि पार्टीशन होगा, जो वो चाहते थे। नहीं तो अभी तक कैबिनेट वगैरह के ठीक है ग्रुपिंग हुई, पर पार्टीशन नहीं बोले। वेवर में तो बोले नहीं पार्टीशन का, वो तो उन्होंने मना ही कर दिया। तो जो मुस्लिम थे वो भी ऐसा, उन्होंने मुस्लिम लीग ने मना नहीं किया, ठीक है, वो मान गए, ठीक है चलो एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस ने, वो चाहते नहीं थे कि ये चीज़ हो, पर उन्होंने लगा यार इनएविटेबल है, होना ही होना पार्टीशन तो, क्योंकि बहुत दंगे फैल गए ये चीज़ के बाद, बहुत दंगे हो रहे थे। तो पटेल, तुम्हें पता ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, सो ही सेड रिफ्यूजल ऑफ द डिमांड फॉर पाकिस्तान विल अमाउंट टू डिवाइडिंग द कंट्री इनटू सो मेनी पाकिस्तान। एक पाकिस्तान को मना करने की कोशिश करेंगे ना तो कितने ही पाकिस्तान बढ़ जाएंगे इंडिया से। इसके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी कर दो। तो लीग ने क्या इंटीरियम गवर्नमेंट ज्वाइन कर दी, क्यों? उन्होंने कोऑपरेट करने के लिए नहीं करी, उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए करी। तो फिर इंडियंस को भी पता लग गया कि यार इनके साथ तो हम काम नहीं कर सकते। तीसरा कि ओनली ऑल्टरनेटिव पाकिस्तान के अगर हम नहीं करते पार्टीशन, तो एक ही चीज़ होती, फेडरेशन विद अ वीक सेंटर। एक छोटा इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान अगर चला जाएगा तो इंडिया कंपेरेटिवली तो छोटा हो जाएगा ना जितना पहले था उससे। सो अ स्मॉलर इंडिया विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, एक छोटा इंडिया पर जिसकी सेंटर स्ट्रॉन्ग हो, वो ज़्यादा अच्छा है, एक वीक इंडिया बड़ा हो, ठीक है। ये जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था वही चीज़। एनी फर्दर कंटिन्यूशन, अब देखो मैंने तुम्हें ये पॉइंट में बताया ना कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, हर पॉइंट पे उन्होंने कहा कि प्रिंसली स्टेट की मर्जी है, प्रिंसली स्टेट्स की मर्जी है उन्होंने आना है कि नहीं, तुम डिसाइड कर लो, तुम खुद डिसाइड करके बताओ तुमने कहाँ जाना है या खुद रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। तो वो इंडियंस भी चाहते थे फटाफट आज़ादी मिल जाए, अगर कुछ और ज़्यादा रहा तो ये लोग उन्हें भड़का देंगे और वो चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो इंडिया और छोटा हो जाएगा। लीडर्स को लगा कि यार मतलब इंडिया फिर सिविल वॉर के अंडर जा सकती है, जैसे तुम्हें इतने दंगे वगैरह होते थे, बहुत बहस तो हो ही गया था ऑलमोस्ट सिविल वॉर, पर बहुत और ज़्यादा तगड़े लेवल पे चला जाएगा अगर फ्रीडम नहीं मिली। द लीडर्स फेल्ट दैट पाकिस्तान पार्टीशन सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड तो जो इलेक्टोरेट्स वगैरह होते हैं ना कि एक मुस्लिम सिर्फ एक मुस्लिम को ही वोट डालेगा, ये वो चीज़ें, तो वो चीज़ें खत्म करने के लिए उनको पार्टीशन करना ही पड़ना था। कहते नहीं अगर दोनों इकट्ठे रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो एक वो चीज़ थी। अब द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अब क्या हुआ, जो माउंटबेटन प्लान था ये इंडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें कहा चाहे थोड़ा बहुत ऐसे करके कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ करे, पर कर लिया एक्सेप्ट इन द बिगर वे। तो अब ये एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ, जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल है ये उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिशर्स ने अपने कर दिया, क्योंकि तब इंडिया का तो हाउस नहीं था, तो उन्होंने अपना कर दिया कि वहाँ पर अर्जी डाल दी और वहाँ से पास होकर आ गया। अब उस एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, पहला पॉइंट, 2 न्यू डोमिनियंस, इंडिया पार्टीशन हो जाएगा, 2 नए डोमिनियंस बनेंगे, इंडिया में जो जो रीजन्स आएंगे वो लिख दिए, पाकिस्तान में जो जाएंगे वो लिख दिए, ठीक है, वो चीज़ है। द एग्जैक्ट बाउंड्रीज कौन डिसाइड करेगा, बाउंड्री कमीशन डिसाइड करेगी। दूसरा, प्रोविजंस ऑफ पार्टीशन, वही चीज़, प्रोविजंस के मेन चीज़ क्या है, जो बंगाल और पंजाब है ये कैसे डिवाइड करना है ये भी डिसाइड किया जाएगा। एज वेल जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनसे एक प्लेसिबल क्या बोलते हैं, प्लेबिसाइट मतलब मैंने बता दिया, प्लेबिसाइट का लोग वोट करेंगे, ये वो चीज़ें, तो वो बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, तुमने इधर जाना है उधर जाना है, इंडिपेंडेंट सब चीज़ें। गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन, अब दोनों डोमिनियंस के लिए, ईच डोमिनियन मतलब पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि अपॉइंट होगा ब्रिटिश किंग के बारे में ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ द कंसर्न डोमिनियन। ये अरेंजमेंट कब तक चलेगी, ये कब तक बंदा राज करेगा, राज तो नहीं मतलब कब तक गवर्न करेगा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का काम पूरा नहीं हो जाता। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज टू सर्व एज सेंट्रल लेजिस्लेचर्स, अब द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ द डोमिनियंस वही सेंट्रल लेजिस्लेचर बनेगी। सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाता है, तो कौन बनाएगी, ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही है वो कानून ही हमारा, तो वो बनाएगी, तो वही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज टू सर्व एज सेंट्रल लेजिस्लेचर्स, ठीक है, बेसिकली ये दिस वुड एक्ट एज सोवरेन बॉडीज फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस। एंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जितना भी कंट्रोल है, जितना भी रूल है वो खत्म हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 से एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल चला जाएगा, कुछ ऐसा, मतलब कुछ ये सब चीज़ें सब चली जाएंगी जब तक नया नहीं होता। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली चलेगा, गवर्न होगा, और उसे थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अगले साल तक, ठीक है, यही सब चीज़ें थी। अब वीटो पावर जो किंग की थी वो चली गई, क्योंकि किंग ही नहीं रहा ना, गवर्नर जनरल भी इतना पावरफुल नहीं रहा उसके बाद। प्रिंसली स्टेट्स, अब प्रिंसली स्टेट्स जैसे मैंने तुम्हें कहा मर्जी होगी उनकी कि उन्होंने किसे ज्वाइन करना है, इंडिपेंडेंट रहना है, क्या करना है, जितनी भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह के अंडर हड़पी थी ब्रिटिशर्स ने वो वापस दे दी जाएंगी, सब कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा। ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स, जितनी भी ट्रीटीज़ वगैरह हुई थी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द
चाहे तो वो प्रिंसली स्टेट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, गवर्नमेंट नहीं तो कह लो कांग्रेस वगैरह हो, उनके लिए जितनी भी होंगी वो सब लैप्स कर दी जाएंगी, कोई मान्यता नहीं रखी जाएगी। अगर उन्होंने कोई राइट दिया था तो वो राइट खत्म, अगर उन्होंने कोई लायबिलिटी थी वो खत्म, ठीक है, उनके आपस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ द आर्मी एंड द एसेट्स, जो आर्मी और एसेट्स हैं उनको इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, वो सब देखेंगे अभी, ठीक है। इंडियन आर्मी और मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उनको भी कुछ गुड्स, उनको भी कुछ एसेट्स भी उनको, अब देखो एसेट्स भी दी जाएंगी, लायबिलिटीज़ भी दी जाएंगी, पर इतना हुआ नहीं, पर एनीवेज एसेट्स ऐसे। तो जितने भी ट्रूप्स वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब जितना भी इंडिया के पास पावर थी, मैन पावर तो नहीं, वो तो खुद ही चली जाती है, बट एसेट्स जो थे इंडिया के वो डिवाइड होंगे 50-50 नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली छोटा रीजन है, बट होंगे। ब्रिंगिंग द एक्ट इनटू ऑपरेशन, द गवर्नर जनरल वॉज वेस्टेड विद नेसेसरी पावर्स टू ब्रिंग इंडिपेंडेंस इनटू इफेक्टिव ऑपरेशन। इतनी पावर्स तो मिली थी उसे गवर्नर जनरल को कि वो ये चीज़ लेके आ पाए। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंटरेस्ट ऑफ एक्सिस्टिंग ऑफिस, जो अभी काम कर रहे हैं लोग, उनका भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, उनको कोई और नौकरी दी जाएगी उस सरकार के अंडर, ऐसा कुछ सिस्टम था। अब ऑलमोस्ट तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, ये बस 2 पैरास है, इसे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, पर मेजॉरिटी चैप्टर यही तक था। सो इंडिपेंडेंस बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, वैसे मैं कल। सो इंडिपेंडेंस बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को लेके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने बोला था, दिस बिल इज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द कंट्री, नेवर बिफोर सच अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अचीव्ड इंडिपेंडेंस थ्रू लेजिस्लेशन। मतलब ग्रुप ऑफ लॉज के वजह से इतनी बड़ी जनता को आज तक आज़ादी नहीं मिली ऐसे वैसे करके, ठीक है, सिर्फ लड़ाइयाँ करके मिली, पर हमने ऐसे भी ले ली, ठीक है, जैसे पूरा हुआ था, बिल पास हुआ, सब हुआ तकड़े तरीके से। सो एक तो ये चीज़, ये क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का एंड हो गया 15 अगस्त को, पाकिस्तान इंडिया, ठीक है, ये हो गया। एंड इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ नेहरू जी, इस पर लिखा नहीं जो भी है, ठीक है, इंडिया के वाइसरॉय बन गए, एंड इंडिया के नहीं, लास्ट नहीं, और वहाँ के मोहम्मद अली जिन्ना बन गए पाकिस्तान के। 14 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी, क्या दी, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम हैज कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज नॉट फुली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. It is fitting that at the solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the large cause of humanity. लेजेंडरी स्पीचेस हम बोलते हैं, ये बहुत सुना होगा ना, तो मतलब सारी नहीं, पर मेजॉरिटी ये लाइन सुनी होगी, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, ठीक है। द लॉर्ड माउंटबेटन रिमेन्ड इन ऑफिस एज गवर्नर जनरल अप टू 1948। उसके बाद सी राजा गोपालाचारी जी आ गए थे, जो कि लास्ट वाइस गवर्नर जनरल थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इंडिया। तुम्हें पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, है ना, मैं कुछ गलत तो नहीं बोला, ओके। डॉन ऑफ फ्रीडम, दस इसके साथ ही इंडिया का जो इतना वो फ्रीडम स्ट्रगल था वो ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सही हो गया, इसके बाद भी काफ़ी दंगे फसाद ये वो चीज़ें हुई, पर लेकिन हमें आज़ादी मिल गई और हमने उस चीज़ को बैलेंस आउट कर लिया, हमने सही कर लिया। अब इस फेस में जैसे मैं तुम्हें कहा, इतने सालों से 200 सालों से लूट वूट के जो गए वो हमें सही करना था। इंडिया काफ़ी बैकवर्ड हो गया था एग्रीकल्चर में भी, और टेक्नोलॉजी वगैरह उन्होंने आने नहीं दी, काफ़ी बैकवर्ड हम रह गए ये 200 साल जो उनके अंडर थे। तो लेकिन जो हमारे लीडर्स थे और उन सब ने फिर मेहनत करी, कोशिशें करी, नई नई पॉलिसीज़ लाई, ये वो चीज़ें, नेशनलाइजेशन, ये वो सब चीज़ें, जिससे हम आगे आए। और आज मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ कांग्रेस ने किया, मैं नहीं कह रहा जो नई पार्टीज आई उन्होंने किया, सब ने मिलकर आज हम जहाँ पे खड़े हम वहाँ पे पहुँचे हैं। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, बिग इन नॉट इन पॉपुलेशन, वो तो है ही है, हमेशा से ही थे, बट बिग इन टर्म्स ऑफ कि हमारे पास पावर्स हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि बस हम कुछ भी कर दे, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हम इंपॉर्टेंट हैं दुनिया के लिए, तो वो एक चीज़ है। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, यू कैन परचेज दिस एड्यूकार्ट की बुक्स, इसमें तुम्हें हेल्प होगी, ठीक है। हर सब्जेक्ट की आती है, यू हिस्ट्री में भी मदद करेंगी, बाकी सब्जेक्ट्स में भी मदद करेंगी। ये तो क्या होता है ना, पता लग जाता है कि भाई वहाँ पे असली में क्वेश्चंस आने कैसे हैं, ठीक है। आंसर लिखने तो मैं समझा दूंगा, पर क्वेश्चन कैसे आने पता तो लगे। सो यू कैन हैव दीज बुक्स। एंड मैं तुम्हें बता दूँ, नॉट अ पेड प्रमोशन, होती तो बता देता, नॉट। सो या अगले चैप्टर में मिलते हैं फिर, बाय।